हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास 11th अकाउंटेंसी में अपना पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि आप लोगों के लाइफ का पहला ऐसा चैप्टर क्लास 11th कॉमर्स का, जो कि एक प्रैक्टिकल चैप्टर, इसके अंदर क्लास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। और सच कहूँ ना क्लास, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को हटा दिया जाए, आपका कॉमर्स का बेस, अकाउंटेंसी का बेस तभी स्ट्रांग होगा जब आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा। इस चैप्टर के अंदर आपका दिमाग चलेगा अकाउंटिंग में किस तरीके से डबल एंट्री होती है। आपकी बुक का नाम ही है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये चीज़ रियली में आप इस चैप्टर में सीखोगे, तो ध्यान से अच्छे से समझना। हालांकि एक अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है? एक इक्वेशन है। आपने क्लास बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ रखी होंगी, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या फिर बहुत सारे बच्चों ने क्लास क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ रखा होगा। बट यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्लास इक्वेशन है। और इक्वेशन क्या है कि जो हमारे टोटल एसेट है, यानी कि हमारे मतलब बिजनेस के, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो भी बात करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इक्वेशन क्या है क्लास? जो हमारी टोटल एसेट्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। मैंने आप सबको बताया था कि आप कैपिटल को ही इक्विटी भी कहते हो, ओनर्स इक्विटी। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। और दुनिया का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन में दम नहीं है जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हिला दे, इस इक्वेशन को तोड़ दे। अगर बिजनेस में चाहे कुछ भी हो रहा सही, बिजनेस में कुछ भी हो रहा सही, वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे मैच करेगा। आप चाहे बिजनेस में कुछ भी कर लो, आपकी जो टोटल एसेट है, आपकी जो टोटल असेट है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्विटी यानी कैपिटल, वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगा। सो टोटल असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, चलो तो जरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अच्छे समझते हैं। आज हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने क्या कहा था क्लास कि आपके जो एसेट्स हैं वो किसके सम के बराबर हैं क्लास? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कुछ टीचर इसे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखवाते हैं, बात बराबर है यार, ए प्लस बी या बी प्लस ए, 2+3 या 3+2 5 ही है, ठीक है। तो जो एसेट्स है वो किसके सम के बराबर है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा, अब बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, बिजनेस के अंदर चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो इस इक्वेशन को बिगाड़ नहीं पाएगा। वो इसी इक्वेशन में फिट हो जाएगा। साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक आपके पास जो टोटल एसेट्स होंगे वो आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों के सम के बराबर ही होंगे। तो हमें इस चैप्टर में करना क्या है? हमें इस चैप्टर में इस इक्वालिटीज को शो करना है, यानी प्रूव करना है कि देखो बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शन हो गए, फिर भी हमारे जो एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें छोटी सी बात और सिखाता हूँ क्लास। आपने सुना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट? तो मैं तुम्हें आज वही बैलेंस शीट दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट बनती कैसे है। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस वही थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। इस चैप्टर में जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही। बाकी क्लास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो बाद में देखेंगे। तो ये है क्लास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज और बिजनेस के सारे एसेट्स को दिखाता है कि देखो बिजनेस के पास ये सारी की सारी एसेट है, ये लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो बिजनेस की लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं कैपिटल, और ये होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि अदर लाइबिलिटी है, और ये होता है क्लास टोटल, राइट। तो यानी कि दो चीजों के सम के बराबर है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इसका टोटल, और इधर सारी के सारे एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सब एसेट है। तो ये क्लास आ गया टोटल आपका एसेट हो गया। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है क्लास। अगर आप देखो कि जो टोटल एसेट है बैलेंस शीट की इस साइड की, जो टोटलिंग एसेट साइड की, वो लाइबिलिटी साइड की टोटलिंग के बराबर है। सो टोटल एसेट यानी कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब ये किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा, यानी कि जो हमारी एसेट साइड की टोटलिंग है ना, वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम क्लास एक एक ट्रांजैक्शन देखेंगे और हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट
असेट में क्या होगा, लायबिलिटी में क्या होगा और कैपिटल में क्या होगा। ओके, और मैं आज तुम्हें जो भी कुछ बताने वाला हूं ये सारी चीजें तुम्हें इसलिए नहीं मान लेना है कि हाँ सर ने बोला है तो सही बोला होगा, ये तुम्हें इसलिए मानना है कि तुम्हें भी एज ए स्टूडेंट लगना चाहिए हाँ यार सर बात तो सही कह रहे हैं, होना तो ऐसा ही चाहिए, ये एक्सेप्टेबल होनी चाहिए चीजें, तभी तुम क्लास जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। और ये चीज अगर तुम्हें पता है तो जर्नल आसान हो जाएगा, और जर्नल अगर तुम्हारा अच्छा हो गया ना तो समझ लो क्लास 11th का तुम्हारा पूरा बेस स्ट्रांग हो गया, तुम 12th की शुरुआत कर सकते हो अगर तुम्हारा जर्नल लेजर अच्छा हो गया तो। बिकॉज जर्नल हो गया तो लेजर हो गया, लेजर हो गया तो ट्रायल बैलेंस हो गया। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन तक चलती है क्लास ये चीजें, यानी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्लास हेड डालते हैं। क्लास इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, impact of different transaction on accounting equation, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन ट्रांजैक्शन का क्या क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो ट्रांजैक्शन क्लास है इन सब का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आपको बताना है कि इसका डबल एंट्री इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है इंट्रोड्यूस कैपिटल। सबसे पहला होगा क्या, आप बिजनेस में पैसे लगाओगे। अब ये है दिमाग यहाँ पे चलेगा, तो सब लोग ठंडे दिमाग से यहाँ पे जो बता रहा हूँ सुनते चले जाओ और क्लास मुझे बता चले जाओ जो पूछ रहा हूँ। अगर कोई भी ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, कोई भी ओनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस में पैसे लगाता है, तो क्या होगा उसका। अगर वो बिजनेस में पैसे लगा रहा है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बताओ क्लास, अगर किसी ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो एज अ बिजनेस में क्या आएगा और क्या जाएगा। तो सबसे पहली बात कि बिजनेस में कैश आएगा। अगर किसी ने 5 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में तो आप कैश में प्लस करोगे, और क्लास यही पैसा क्लास क्या बन जाता है, कैपिटल, यानी कि लायबिलिटी साइड। कैपिटल किस साइड आता है, कैपिटल किस साइड आता है, लायबिलिटी साइड। तो अगर कभी भी किसी ने भी बिजनेस में पैसा लगाया, जो कि पहला ट्रांजैक्शन यही होगा कि स्टार्टेड कैपिटल विद कैश या इंट्रोड्यूस कैपिटल, इस तरीके से क्लास कोई भी लाइन लिखी होगी तो आप क्या करोगे, उसको कैश में प्लस करोगे और साथ में कैपिटल में प्लस करोगे। तो कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस, यानी कि आप करोगे इंट्रोड्यूस कैपिटल, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो क्लास, मेरी बात समझना, मैं बिल्कुल इसको क्लियर कट समझाऊंगा और इसको मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। अगर मान लो क्लास ऐसा हो गया कि कोई बिजनेस में पैसे की जगह घर से असेट ही लगा दे, लाइक मैं एक टेलर शॉप खोलना चाहता हूँ, मेरे घर पे सिलाई की कुछ मशीन रखी है, तो उन मशीन को मैं अपने बिजनेस में लगा दूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर क्लास इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश, अगर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश है फिर तो ये होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इंट्रोड्यूस कैपिटल इन एसेट, इन एसेट्स, अगर वो क्लास असेट्स जो है बिजनेस में लिया है कुछ, तो भी बिल्कुल सेम फंडा होगा इसका। आप देखो, अगर वो बिजनेस में असेट को लगा देता है तो कैश की जगह वो किस में प्लस हो जाएगा, असेट में। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर असेट भी, कैश भी तो असेट ही है, कैश भी असेट ही है लेकिन एक स्पेशल नाम है, लेकिन उसमें अगर वो मशीन लेके आता है तो मशीन में प्लस कर देंगे। अब मशीन तो असेट साइड ही आता है, मतलब ये भी असेट है ये भी असेट है, बस नाम अलग है। यहाँ कैश में प्लस होगा, वहाँ मशीन में प्लस होगा, और साथ में मशीन ला रहा है तो मशीन में प्लस, बिल्डिंग ला रहा है तो बिल्डिंग में प्लस, और कुछ भी और लेके आ रहा है तो आप उसमें प्लस कर दोगे। साथ में कैपिटल लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस की कैपिटल बन गई, कैपिटल लायबिलिटी है, और असेट भी बन गई, राइट। अब मेरी बात समझना, सेकेंड पॉइंट, तो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉइंग्स इन कैश। ड्रॉइंग क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कोई भी अमाउंट बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मैंने अपने बिजनेस से पैसा निकाला एक बाइक खरीदने के लिए, ठीक है, मुझे घर का किराया देना था या बच्चों की हॉस्टल की फीस पे करनी थी, वो सब ड्रॉइंग्स है। तो अगर मैं पैसा लगाता हूं, मेरी बात समझना, कैपिटल का उल्टा ड्रॉइंग होता है। कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसे लगाना, घर से पैसा बिजनेस में लगाया, कैपिटल। ड्राइंग का मतलब बिजनेस से पैसा निकाल के घर में लगाया, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग अगर आप करोगे तो पैसा चला जाएगा बिजनेस से। आपको देखना है इसका डबल इम्पैक्ट क्या होगा, बिजनेस से पैसा चला जाएगा और साथ में क्लास आपकी जो कैपिटल थी वो कम हो जाएगी। जब मैंने आपको बोला कि ड्राइंग कैपिटल का उल्टा है तो आप समझ जाना, कैपिटल लगाते हो तो कैश आता है बिजनेस में और कैपिटल भी बन जाता है बिजनेस का, लायबिलिटी निकाल लोगे तुम्हारी कैपिटल में से कम हो जाएगा पैसा और तुम्हारा कैश भी कम हो जाएगा।
तो इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गया क्लास, सेकंड पॉइंट जो है वो क्लास ड्राइंग्स इन कैश, ये 2 चीजें हो गई। थर्ड चीज, उम्मीद है क्लास ये एक्सेप्टेबल है, ये 4 चीज समझ गए ना। अगर आप आज की क्लास अगर आप समझ गए तो आने वाले क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन की 3 क्लास और लेंगे, टोटल 4 क्लास में खत्म कर दूंगा आपका ये। तो बाकी 3 के 3 क्लास में तुम्हें पूरा समझ आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके चलो ये हो गया यहाँ तक थर्ड। तीसरा देखो जरा आप क्लास, तीसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने नगद कुछ सामान खरीदा है ना, आप वैसे नगद भी खरीद सकते हो उधार भी, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने नगद खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने चीजों को नगद खरीदा। तो अगर आपने नगद खरीदा तो होगा क्या, आपने कैश दिया होगा। अगर मैं कोई भी सामान खरीदूंगा तो क्या होगा बच्चों बताओ, मैं कोई भी सामान खरीदूंगा तो मेरे पास सामान आएगा, स्टॉक खरीदा है स्टॉक आएगा, मशीन खरीदूंगा तो मशीन आएगा। लेकिन गुड्स जब मैं लिखता हूं तो गुड्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक को, राइट। मशीन को गुड्स नहीं लिखते, मशीन को मशीन ही लिखते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखते हैं, बिल्डिंग को बिल्डिंग ही लिखते हैं, गुड्स को लिखते हैं स्टॉक। तो अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो होगा क्या, स्टॉक मेरे पास आएगा और पैसा चला जाएगा। और अगर मैं उधार सामान खरीदूंगा तो भी तो स्टॉक मेरे पास आएगा। लॉजिक लगाओ, चाहे आप नगद खरीदो, चाहे, देखो इसे रट्टा नहीं मारना, ये सब समझना है, फिर अपनी कॉपी में ऐसे ना लिखना। आप खुद अपनी कॉपी में ना हेडिंग बना के अंदर का क्या प्लस क्या माइनस होगा लिखना, फिर मेरे से मैच करना कि सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था आप नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो स्टॉक तो आएगा। नगद खरीदोगे तो पैसा जाएगा, उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर्स बन जाएगा। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, जिन लोगों से आपने उधार खरीदा है। ये लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखना क्लास। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी, ये क्या है, एसेट। अब कई बार पता है क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ, एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिससे एक असेट बढ़ जाए और दूसरी लायबिलिटी भी बढ़ जाए, जिससे असेट लायबिलिटी दोनों बढ़ जाए। तो आप क्या बोलोगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब मैं उधार सामान खरीदूंगा तो मेरे पास सामान आएगा, असेट बढ़ गया। उधार मैंने खरीदा है तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट में असेट और लायबिलिटी दोनों ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, स्टॉक आपका बढ़ेगा। नगद खरीदते हो तो पैसा जाएगा, उधार अगर आप खरीदोगे, अगर आप उधार खरीदोगे तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, राइट। फोर्थ पॉइंट, अच्छा एक चीज और क्लास, अगर आपने उधार खरीदा है ना, तो कभी ना कभी तो उसे पेमेंट करोगे, आज नहीं तो कल, राइट। अगर आपने उधार खरीदा है तो पेमेंट करोगे ना क्लास, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर आपने उधार खरीदा है तो आप पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे। तो अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्रेडिटर्स को पेमेंट किस चीज से करोगे, रोकड़ा दोगे ना, कैश क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा और साथ में आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, मेरे कर्जदार भी कम हो जाएंगे और मेरा पैसा भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और हो सकता है, अगर आपने उधार खरीदे, देखो जनरली नगद वालों का रिटर्न होता नहीं, आपने जो नगद खरीदा वो जनरली रिटर्न होता नहीं है क्लास, कभी क्वेश्चन बोलेगा भी नहीं रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर आपने उधार सामान खरीदा है और रिटर्न हो गया, आपने रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न टू सेलर, हम लोगों ने खरीदा था और हमने सेलर्स को रिटर्न कर दिया, राइट, या हमने सेलर को रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न टू सेलर। अब सेलर को हमने जिससे खरीदा था उसे सामान वापस भेज दिया, तो बिल्कुल खरीदने का उल्टा होता है रिटर्न। भाई जो आप खरीदने में करते हो रिटर्न में बिल्कुल उसका उल्टा ही तो करते हो। खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ गया, स्टॉक भी बढ़ गया। अब आप रिटर्न करोगे तो क्या होगा, मैं उसको जाके उसका स्टॉक पकड़ा दूंगा, भाई ये ले ले तेरा स्टॉक, और जो तू मेरी लायबिलिटी बन गया था अब मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, है ना। भाई मैं मान लो उधार किसी से पेन खरीद के लाया तो पेन आ गया मेरे पास, उधार भी बन गया, अब मैं पेन वापस कर दूंगा तो पेन चला गया, उधार भी खत्म हो गया। तो रिटर्न का उल्टा, सब समझने की चीज है, इसीलिए कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भले एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आए लेकिन रियल लाइफ में ये स्ट्रांग अगर हो गया तो आगे तक चलता है। जैसे आपने बचपन में अगर आपको पहाड़े आपको बचपन में सिखाए होंगे, वो अगर आपको अच्छे से याद है तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती है। कहीं भी क्लास आपको कोई सम कैलकुलेशन वगैरह आपकी अच्छी हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना हो तो उससे अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से क्लास ये बहुत काम आएगा आगे आपको। प्लीज़ इसको एक चैप्टर की तरह मत समझना, ये पूरा बेस बन रहा है आपका, ठीक है। नगद खरीदा,
उधार खरीदा है ना, उसके बाद वापस कर दिया, बिल्कुल खरीदने का उल्टा ही वापस होता है, और आपने उधार खरीदा तो कल को पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे और पैसा भी चला जाएगा। ये था सेल की बात। अब बात परचेज की बात, अब बात करेंगे सेल्स की। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए क्लास, 5 वैसे पॉइंट तो छोड़ ही दो क्लास, क्योंकि इसको मैंने पॉइंट काउंट नहीं किया, तो आप कैसे भी इसको समझ लो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेल्स की। कैश सेल्स ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली क्लास गुड्स को बेचने की बात करेंगे। ठीक है, और आपने अगर उधार बेचा तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। आपने सामान को नगद बेचा है ना, कैश सेल्स। उधार बेचा है तो क्रेडिट सेल। अगर आप कैश में सेल करते हो, अगर आप नगद सामान बेचोगे तो क्या होगा मुझे बताओ। सर देखो, सामान बेचेंगे तो स्टॉक चला जाएगा, लेकिन साथ में सामान बेचेंगे तो पैसा भी आएगा। ये डबल एंट्री है, स्टॉक चला गया पैसा आ गया। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, अब आपने उधार बेचा है, क्रेडिट सेल किया है, तो भी तो स्टॉक जाएगा सर। नगद बेचो चाहे उधार, स्टॉक तो हमारा चला जाएगा। अगर चाहे नगद बेचें चाहे उधार बेचें, स्टॉक चला जाएगा। लेकिन नगद बेच रहे थे तो पैसा आ रहा था, उधार बेचेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स कौन लोग होते हैं? जिन लोगों से हम सामान उधार खरीदते हैं, दे आर कॉल्ड डेटर्स। हम उनको डेटर बुलाते हैं, सॉरी, जिनको उधार सामान बेचते हैं। राइट, मैंने 10 लोगों को उधार सामान बेचा, वो 10 लोग मेरे लिए एसेट है। डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। उधार बेचते हैं तब डेटर आता है, जब हमने किसी को उधार बेचा। तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है? स्टॉक यहाँ पे माइनस और डेटर यहाँ पे प्लस, इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अगर आपने उधार बेचा और कल को रिटर्न हो गया, तो आपने उधार बेचा और कल को रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो क्या होगा क्लास? हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, वो हमें पैसे देंगे नहीं और हमें हमारा स्टॉक वापस कर देंगे। तो बिजनेस में स्टॉक आएगा और डेटर कम हो जाएगा। बिजनेस के अंदर स्टॉक आएगा और डेटर्स कम हो जाएगा। राइट, अच्छा अगर आपने उधार सामान बेचा है तो कभी ना कभी तो पैसे मिलेंगे ना 2-3 महीने में। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से आपको पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो पैसा आ गया और हमारे डेटर्स कम हो गया। कैश हमारे पास प्लस और डेटर क्या हो गया? माइनस। तो ये हो गया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो अगर आप डेटर से कैश कलेक्ट करोगे तो कैश हमारे पास आएगा और डेटर्स हमारे पास से कम हो जाएंगे। राइट, तो सेल्स का आपको अच्छे से क्लियर हो गया, परचेज का आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। अब और क्या हो सकता है बिजनेस के अंदर? और बिजनेस में आप मशीन खरीद सकते हो, है कि नहीं? और आप क्या कर सकते हो? मशीन, परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ फिक्स असेट। कोई भी फिक्स असेट ले लो, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी। तो होगा क्या? सबसे पहली बात भैया, आप अगर मशीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा आपके पास से, और आपके पास मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, आपने कोई भी एसेट खरीदा है तो वो आ जाएगा। अगर आप मशीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, तो इससे होगा क्या? कैश आपके पास से चला जाएगा और मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर आ जाएगा। और अगला क्या है? सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स असेट। बिल्कुल उल्टा, परचेज का उल्टा बिल्कुल सेल। तो अगर आपने सेल किया तो पैसा आएगा आपके पास। अगर आप फिक्स असेट को बेचते हो तो क्या होगा? पैसा आएगा। और दूसरी बात, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, बेचोगे तो ये चला जाएगा, है कि नहीं? तो गुड्स के लिए वर्ड यूज किया स्टॉक, मशीन फर्नीचर के लिए वर्ड स्टॉक यूज नहीं करते, फिर वो मशीन में आएगा। यही है क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन। इन सब में हम इस सब ट्रांजैक्शन को डाल के देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और आप देखना कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगा। अगर आप मैच नहीं करा तो आपने कुछ गलती की है। ओके, यही है क्लास आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, और क्या हो सकता है क्लास? देखो अब क्या हो सकता है। फर्नीचर आपने बेचा है या मशीन आपने बेचा है, आपने मशीन बेचा है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, मशीनरी कॉस्ट, अच्छा डेप्रीशिएशन लगाओ पहले। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन ले लो चाहे बिल्डिंग ले लो, किसी पे भी डेप्रीशिएशन लग गया। डेप्रीशिएशन क्या होता है क्लास? किसी भी एसेट को जब आप यूज करते हो
तो उसको यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जब आप किसी एसेट को यूज करते हो तो यूज करने से उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर हम किसी एसेट को यूज करेंगे, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी अगर हम एसेट को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो उससे होगा क्या, सबसे पहली चीज, आप जिस असेट पे भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसकी वैल्यू कम होगी। लाइक डेप्रिसिएशन मशीन पे लग रहा है तो मशीन की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लग रहा है तो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लग रहा है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी। तो जिस पे भी डेप्रिसिएशन लगाओगे आप उसकी वैल्यू को कम कर देते हो, पहली चीज। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारी कैपिटल को कम कर देता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है क्लास, खर्चा, और खर्चा हमारी कैपिटल को कम करेगा। भाई सीधी सी बात है, मैंने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए, प्रॉफिट होगा ये 50 बढ़कर 51, 52, 53, 54, 55 बनेगा, लॉस होगा तो ये नीचे 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 चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एक तरीके का नुकसान है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो ये नुकसान कैपिटल में क्लास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और, मशीन ऑफ ₹50,000 सोल्ड फॉर 60,000 इन कैश। अब इसका क्या करोगे, 50,000 की मशीन को 60,000 में बेच दिया इन कैश, है ना। तो मेरी बात समझना, इसमें क्या क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहला इंपैक्ट, सर जी 60,000 में बेचा है तो कैश हमारे पास आ गया 60,000, कैश हमारे पास कितना आ गया, 60,000, ठीक है। मशीन कितने से चला गया, मशीन कितने से, जब मशीन तो 50 का था तो 50 से ही तो मशीन जाएगा, जितने का है उतने से ही तो कम होगा, राइट। अब एक बात, हमें प्रॉफिट हो गया, 50 की चीज को 60 में बेचा है तो प्रॉफिट हो गया। और मैंने अभी आपको बताया था लॉस एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होता है, इस बात को आप लिखो, लिखो क्लास, इस बात को बहुत जरूरी है लिखना। कैपिटल जो है आपकी पूंजी, इसमें आप प्लस क्या करोगे, गेन और इनकम, ये प्लस होता है, माइनस क्या होता है, लॉस और एक्सपेंस। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी लिख लो इसको, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। और अकाउंट से तो उम्मीद है आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हो, मतलब एटलीस्ट नोटबुक आप लेके बैठे हो, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो। क्योंकि अगर आप कहीं पैसे देके भी पढ़ रहे होते तो आप नोटबुक लेके बैठते हैं वहाँ पे, राइट। तो इसको ऐसा ही समझो। तो अगर आप, हाँ मैं क्या करता है क्लास, कि अगर आप कोई भी नुकसान, कोई घाटा है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है, कोई भी गेन, कोई फायदा है कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने 50 की चीज को 60 में बेचा तो मशीन तो 50 का ही था, 50 का चला गया, पैसा 60 आ गया, 10,000 का फायदा हो गया। अगर ये आप लॉस बेचते तो मशीन तो 50 का जाता, पैसा मान लो 40 आता, तो यहाँ पे माइनस कर देते 10,000 रुपए, कैपिटल में से क्या कर दोगे, लॉस को माइनस, लॉस और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ओके, एक और पॉइंट देखते हैं क्लास, अब 11 पॉइंट कहता है, 11 तो हो गया ना, अच्छा 9, 10, 11, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। नगद आपने बेचा है, आपने क्या बेचा है क्लास, नगद बेचा है, ठीक है। अब जरा आप लोग मुझे इसका ट्रीटमेंट बताओ, सारे बच्चे आप इसका ट्रीटमेंट बताओ। स्टॉक कितने से जाएगा, अभी सामान चला गया 10,000 से, लेकिन पैसा कितना आएगा 12,000। सामान गया 10 से, पर 20% आपने प्रॉफिट में बेचा है तो पैसा कितना आएगा 12,000। और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में कितना प्लस कर दोगे, 2,000 रुपए। मेरी बात समझ आई क्लास। स्टॉक गया 10 का, भाई मेरे पास 10,000 का मान लो ये पेन है, मैंने बेच दिया, मुझे पैसा मिला 12, तो कैश आ गया 12,000, और मेरी प्रॉफिट जो 2,000 का है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अगर ये लॉस होता तो मुझे पैसे 8 मिलते, तो स्टॉक जाता 10 का, पैसा आया 8 और कैपिटल में से 2,000 माइनस कर देते। तो कैपिटल में क्या क्या आता है, अभी बताया था क्लास, कैपिटल में प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस एक्सपेंस माइनस इनकम प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर मैं लिख दूं गुड्स सोल्ड टू राजू, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर ₹10,000, गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर ₹10,000, राजू को सामान बेचा 10,000 का, गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर ₹10,000, राजू को 10,000 का सामान बेचा।
अब अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसे क्रेडिट का समझोगे या कैश का समझोगे? मेरी बात ध्यान समझना, सिर्फ इतना लिखा है तो उसे नगद बेचा है राजू को या उधार बेचा है? तो आप ध्यान रखना क्लास, गुड सोल्ड टू राजू 10,000, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार नहीं, नगद नहीं है क्लास, ये उधार है। इसमें क्या होगा, हमारे पास स्टॉक चला गया 10,000 का और राजू क्या है क्लास, डेटर्स। ठीक है, राजू क्या है, डेटर्स। तो राजू आ गया 10,000, स्टॉक गया 10 का और राजू के पास क्लास 10,000 रुपए आ गए। तो गुड सोल्ड टू राजू फॉर रुपीज 10,000 का मतलब क्या है, स्टॉक 10,000 से चला गया और डेटर आपको कितना मिल गया, 10,000। इसे नगद क्यों नहीं माना, क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा। फॉर कैश लिखा होता तो नगद मानते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसे उधार भी तो लिखा नहीं है कहीं, पर किसी का नाम अगर लिखा है तो ये सिग्निफाइज कर रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। किसी का नाम लिखा हुआ है ना, उधार नहीं लिखा बट नाम तो लिखा हुआ है। अगर सिंपली बोलूंगा मैं सेल्स ऑफ रुपीज, सेल्स, तो भाई ये नगद है। क्यों, उधार होता तो किसी का नाम लिखा होता, तो ये नगद है। लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उधार है। तो जब कभी किसी का नाम लिखा हो और ये ना लिखा हो कि वो नगद है या उधार है, तो नाम लिखा है इसका मतलब उधार है। कभी बिना नाम जाने थोड़ी किसी को उधार दे सकते हैं, तो नाम लिखा हुआ है इसका मतलब उधार है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके हो गए, डेप्रिसिएशन भी हो गया, सेल परचेज भी हो गया। आप जितने पॉइंट और आएंगे क्लास वो तो हम चलते चलते ही सीखेंगे, मतलब वो हम करते करते सीखेंगे और जितने भी पॉइंट आएंगे। लेकिन फिलहाल क्लास मैं तुम्हें एक दो पॉइंट और बता देता हूँ और इसके बाद क्लास हम लोग ये सारी चीज़ आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इसके क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली फॉर्मेट बना के कि अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसा बनता है और क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक पॉइंट और है क्लास 12 पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने पैसा बैंक में जमा किया, तो अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक में क्या हो जाएगा, प्लस, और कैश में क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे कर लो, अगर आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो मेरा पैसा चला गया, कैश बैलेंस मेरा कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मेरे पास कैश थे 100 रुपये, अब 0, मेरे बैंक में 0 थे, अब 100 रुपये हो गया। तो आपने अकाउंट ओपन किया, देखो अकाउंट ओपन करते हैं तो भी पैसा जमा करते हैं। आप अपने पापा के साथ अकाउंट ओपन करने जाओगे ना तो कुछ पैसे जमा करेंगे तुम्हारे खाते में वो, तो कैश प्लस और सॉरी कैश से माइनस, क्योंकि आपने जमा किया, और बैंक में प्लस। और अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो, बैंक से निकाल लेते हो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर आप पैसा बैंक से निकाल लेते हो कि ठीक है भाई मैं बैंक से पैसा निकाल लेता हूं, मुझे कुछ ज़रूरत है, तो क्या होगा, मेरे पास कैश आ जाएगा और क्योंकि मैंने बैंक से पैसा निकाला है तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो जमा करते हो, कैश बैलेंस क्या हो गया, कम, बैंक बढ़ गया, निकालोगे तो बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। 13 पॉइंट लिखो, ऑल एक्सपेंसेस पेड, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस पेड कर रहे हो, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, रेंट, वेजेस, सैलरीज, ठीक है, इंटरेस्ट एटसेट्रा, चाहे आप कोई भी खर्चा पे कर रहे हो तो क्या होगा, आप कोई भी खर्च पे कर रहे हो, कोई भी खर्चा दे रहे हो, रेंट, सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह, कैश माइनस। और क्योंकि खर्चा जो है वो हमारी कैपिटल को कम करता है तो कैपिटल में से माइनस, है ना। कोई भी एक्सपेंस, अभी बताया था ना, कोई भी एक्सपेंस है, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस। ऑल इनकम रिसीव्ड, कोई भी इनकम अगर तुमको मिलता है, कोई भी इनकम तो मिला है, तो बिजनेस में क्या आएगा, पैसा, और इनकम कहाँ प्लस होगा क्लास, कैपिटल में। इनकम कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में, राइट। तो क्लास इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें प्रैक्टिस करनी है। क्या सिर्फ इतने ही पॉइंट नहीं, पॉइंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट आप लॉजिक समझ गए कि चीज़ों का क्या है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। अल्टीमेट एम यही है बिजनेस के अंदर कि इन सारे ट्रांजेक्शन से क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इसका इम्पैक्ट डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में और देखेंगे क्लास कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करती है नहीं। अगली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो प्लीज़ यहाँ तक ऐसे पढ़ के समझ के आना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने क्लासमेट सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, क्लास जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, 70036562 इसके अलावा SPCC मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करके, कॉमेंट करके मुझे बताना कि आज जो मैंने तुम्हें सिखाया क्या वो तुम्हें अच्छे से समझ आया। बाकी यहाँ मैंने ईगो का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है ताकि आप ईगो की भी प्रिपरेशन यहाँ से लाइन बाय लाइन वीडियोज़ जो है पार्ट बाई पार्ट है, आप उससे देख के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।